प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाओं में हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कई वीडियोज़ में हमने हरिशंकर परसाई की श्रेष्ठ व्यंग रचनाओं में पढ़ा। वैष्णव की फिसलन, जमाखोर क्रांति, एक और जन्मदिन और कई विषयों पर हमने अध्ययन इनका सारी व्यंग रचनाओं को पढ़ा। हमने ये देखा कि आज सारी दुनिया में बेहद विसंगतियां हैं। परिवार से लेकर राष्ट्र के मंत्रिमंडल तक भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, मिथ्याचार और पाखंड है चारों तरफ। व्यंग इन सब के अन्वेषण का और उद्घाटन का एक श्रेष्ठ माध्यम है। व्यंग के माध्यम से ऐसा अन्वेषण होता है और ऐसा उद्घाटन होता है कि हास परिहास में एक भीतर की आत्मा के भीतर तक, अंदर तक एक करंट तैर जाता है, एक चुभन होती है। व्यंग विधा नहीं है, व्यंग का कोई निश्चित स्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन समाजवादी देश में जो सीमाएं हैं, पूंजीवादी विकृतियां हैं, वहाँ पर शासक वर्ग पर व्यंग की कुछ सीमाएं भी है। लेकिन नौकरशाही पर, सहकारी फॉर्म पर, स्टोर के अधिकारी पर, परस्पर मानवीय संबंधों पर, कारखाने के मैनेजर पर, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हरिशंकर परसाई ने निर्भीक होकर अपनी कलम चलाई है और प्रसंग के अनुकूल विभिन्न रूप और भाव भंगिमाओं में परिवर्तन करते हुए व्यंग के उद्देश्य की तो पूर्ति की ही है, साथ ही साथ हमें हतप्रभ भी कर देते हैं, चकित भी कर देते हैं। और व्यंग तभी फलीभूत होता है जब एक उद्वेलन, एक करवट समाज लेता है या राजनीति में परिवर्तन का बिगुल बज उठता है। हरिशंकर परसाई के बहुत वाक्य बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं और व्यंग बड़ा लाघवपूर्ण है, लेकिन है बहुत गहरा, बहुत मर्मस्पर्शी व्यंग है। भाषा का सूक्ष्म चित्रांकन है। जीवंत गतिशीलता के साथ व्यंग को वांछित दिशा में यथोचित प्रवाह के साथ वे ले जाते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लघु शंका न करने की प्रतिष्ठा, बहुत ही को ऐसा व्यंग है और ऐसा विषय है कि इसको बड़ी गहराई के साथ और बड़ी साहित्यिक सृजनधर्मिता के साथ, एक साहित्यिक प्रतिबद्धता के साथ लेखक ने इसको लिखा है और इसके मर्म को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसीलिए हरिशंकर परसाई व्यंग विधा के जाने माने हस्ताक्षर हैं और उनका नाम साहित्य में इसीलिए जाना जाता है। एक परिचित हस्ताक्षर हैं वे और व्यंग विधा को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। देखिए, शेर जब जंगल के किसी कोने में आ जाए तो चीता बकरी से पूछता है, बहन जी, साहब के स्वागत के लिए और क्या क्या इंतज़ाम किया जाए। बकरी सिवाय इसके और क्या जवाब दे कि साहब, बड़े शेर साहब को मेरे बच्चों का लजीज गोश्त पेश किया जाए। यदि शेर साहब को संगीत का शौक़ हो तो मैं की ध्वनि से उन्हें एंटरटेन कर सकती हूँ। यदि क्लासिकल का शौक़ हो तो भैंसा गा देगा। भैंसा ध्रुपद बहुत अच्छा गाता है। बड़ा साहब स्टीम रोलर होता है जो डिपार्टमेंट के बड़े छोटे का भेद मिटा देता है। सब समतल हो जाते हैं क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। डर भेद मिटाता है, डर प्रेम पैदा करता है। डूबने से बचने के लिए साहब चपरासी के पैर इस तरह पकड़ लेता है जैसे वे भगवान के चरण। बड़े साहब की जो बात है, शेर और जंगल के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हरिशंकर परसाई ने सीधे एक नौकरशाही, फीताशाही, अफसरशाही की बात खोल दी। स्थानीय बॉस जिसके पास जाते हैं, मातहत कांपते हैं। खुद इस बाबू के पास से उस बाबू के पास जाकर सलाह करता है, हार वगैरह सब बढ़िया हो गए हैं ना, पार्टी का इंतज़ाम ठीक हो गया ना, मिसेस खन्ना के लिए गिफ्ट आ गया ना। मिसेस खन्ना दिल्ली से आने वाले साहब की तथाकथित धर्म पत्नी है। ऐसी डिपार्टमेंटल हवा है, हर डिपार्टमेंट में ऐसी स्वास्थ्यवर्धक हवा बहती रहती है। इससे हीनता और घुटन की बीमारी से बीमार कर्मचारियों के फेफड़े साफ होते हैं। रेखांकित करिए कितना कितना गहरा दंश है कि हीनता और घुटन की बीमारी से बीमार कर्मचारियों के फेफड़े
साफ हो जाते हैं। वे कहते हैं साला हम लोगों को अकड़ दिखाता है मगर अपनी बीवी पर कंट्रोल नहीं है। वह चीता बकरी और खरगोश के पास जाकर सलाह कर रहा है। बकरी चीते को शेर के डिनर के लिए मेमने दे चुकी हैं, यानी बच्चों का पेट काट कर साहब के स्वागत खर्च के लिए तनख्वाह में से चंदा दे चुके हैं। अपने मेमने को दे चुकी है मतलब उनके हिस्से की रोटी पैसा हम उनको दे चुके हैं। सब सोचते हैं कि साहब कुंवारा या रंडुआ होता तो कितना अच्छा होता, तब कम से कम मेम साहब के गिफ्ट के लिए पैसे न देने पड़ते। अभी भी 4 दिन है, आदमी चाहे तो इतने में क्या रंडवा नहीं हो सकता। सुना है मेम साहब एक बार नींद की ज़्यादा दवाइयाँ खा चुकी है। सब भगवान के हाथ की बात है। स्थानीय बॉस शर्मा साहब को फुर्सत नहीं है। फाइलें तो ठीक हो ही गई है, जो कुछ भी गड़बड़ी होगी ठीक हो जाएगी। अगर बढ़िया पार्टी हो जाए, प्रमोशन मेरा ड्यू है। चौपड़ा अड़ंगा लगा रहा है। कितनी बार वाइफ से कहा कि किसी संगीतशाला चली जाया कर, कुछ सीख जाती तो आज स्वागत गान गा देती। खन्ना साहब कितने खुश होते। यूँ खन्ना की नज़र कुछ वैसी है, पर स्वागत गान ही तो गाना था, कुछ और थोड़े ही था। खैर इंट्रोड्यूस तो करवा ही दूंगा। खन्ना साहब आ गए। दिन में मुआयना कर लिया, बहुत कुछ ठीक पाया, कुछ गड़बड़ भी पाया, पर शर्मा साहब आश्वस्त हैं, अभी साहब की पार्टी होने वाली है। दफ्तर की विशाल अहाते में शामियाना, मंच, कुर्सियां और दरियां हैं। मंच पर खन्ना साहब और मिसेस खन्ना है। उनके दोनों तरफ शर्मा साहब और वर्मा साहब। सामने एक तरफ कुर्सियों पर छोटे से अफसरों और क्लर्कों की बीवियों से घिरी मिसेस शर्मा। शर्मा साहब हार और गुलदस्ते से खन्ना साहब का स्वागत करते हैं। फिर मिसेस शर्मा अपनी गोद का बच्चा बगल में बैठी बबुआइन को देकर मिसेस खन्ना का स्वागत करने पहुंचती है। शर्मा साहब परिचय कराते हैं, शी इज़ माई गुड वाइफ। खन्ना साहब थोड़ी मदिरा में डूबे हैं, कहते हैं यस, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ वाइफ्स, गुड वाइफ्स एंड बैड वाइफ्स, बट मिसेस शर्मा इज़ अ प्रिटी वुमेन। मिसेस खन्ना कहती है मिस्टर शर्मा इज़ ऑल्सो अ हैंडसम मैन। खन्ना और मिसेस खन्ना ले देकर बराबर हो गए, हिसाब चूकता हुआ। मिसेस शर्मा जब लौटती है तो उनका कद 1 फुट बढ़ गया है। इतनी औरतों में इतने बड़े साहब ने उन्हें प्रिटी कह दिया। एक तो यूं ही स्थानीय बॉस की पत्नी, उस पर वह गौरव जो अभी मिला, उन्हें और भी गरिमामय और विशिष्ट हो जाना चाहिए, और वे होने की योजना बना रही है। उधर कर्मचारियों का परिचय खन्ना साहब से कराया जा रहा है। शर्मा नाम पुकारते हैं। एक ढीले कलपुर्जे का रोबोट मंच की तरफ बढ़ता है। उधर कलपुर्जे से लैस एक तने हुए रोबोट से लुझे हाथ मिलाता है। शर्मा उसका नाम और पद बताता है। तना हुआ रोबोट पूछता है हाउ आर यू। ढीला रोबोट जवाब देता है वेरी वेल थैंक यू सर। यही परिचय है। खन्ना साहब एक वृद्ध बाबू से पूछ लेते हैं कब रिटायर हो रहे हो। बाबू यह सुनकर दुनिया से रिटायर होने की हालात में आ जाता है। हाय एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, चपरासियों के से हाथ नहीं मिलवाए जाते। गो ऑर्डर निकल गया था कि चपरासी हाथ साफ करके आए। 3 लड़कियों के स्वागत गान गवाया गया। स्वागत गान रेडीमेड होते हैं, काफिया तय रहता है, सिर्फ नाम ठूसना पड़ता है। स्वागत खन्ना साहब तुम्हारा, रेडी बड़े साहब हुए तो स्वागत रेडी साहब तुम्हारा। इसके बाद कुछ तारीफ के भाषण। फिर किसी ने प्रस्ताव किया कि कुछ संगीत भी हो जाए। आदमी और स्त्रियों में खुसफुस होने लगी, तू जाना, तू ही क्यों नहीं चली जाती, शादियों में तो खूब गाती है। ये एक औपचारिक मनोरंजन है और बेमन से किया जाने वाला स्वागत कितनी औपचारिकता है। आखिर एक साहसी अधेड़ स्त्री माइक पर पहुंची और गाने लगी, ए मालिक तेरे बंदे हम। खन्ना साहब समझे कि गाने में उन्हीं को ए मालिक कहा जा रहा है। वे संतुष्ट हुए। डिसिप्लिन सेटिस्फैक्ट्री। फिर किसी ने घोषणा कर दी अब यशोदा देवी एक क्लासिकल गीत गाएंगी। आम विश्वास है कि कृष्ण की छेड़छाड़ के गाने क्लासिकल संगीत में होते हैं, तो गाने लगी यशोदा देवी अपनी माँ से सुना हुआ क्लासिकल गीत। मुख से न बोले कहना बाजू बंद खोले। सब रस विभोर हो गए। खन्ना साहब रस का स्थायी भाव बनाने के लिए कमरे में जाकर दारू ले आए।
मैं मिसेस शर्मा को भूला जा रहा हूँ। खन्ना साहब ने उन्हें प्रीति कहा था। आसपास की औरतों में उनका रुतबा था, वे सब मातहत थीं। मिसेस शर्मा एक से पूछती है, आपका परिचय? दूसरी कहती है, ये सावित्री बहन है, बड़े बाबू की पत्नी। मिसेस शर्मा कहती है, आप हमारे घर नहीं आई? सावित्री कहती है, मैं ज़रूर आऊँगी बहन जी। यही बात गायत्री, सीता, रेखा, लेखा सबसे होती है। आप हमारे घर नहीं आई, अब ज़रूर आएंगी बहन जी। मातहतों की औरतें हैं तो उन्हें बड़े साहब की पत्नी के पास आना चाहिए। मिसेस शर्मा सब पर छा गई है, उन सबको उनके घर आना चाहिए। मिसेस शर्मा की गोद में बच्चा है, साहब का बच्चा है, इसलिए बबुआइनों को उसे खिलाना चाहिए। वे उसे खिलाती हैं। आहा, कैसा अच्छा भी है, कितना खूबसूरत है। मिसेस शर्मा कहती है, इसके डैडी इसे बहुत चाहते हैं, और यह भी देखो बैठा यहाँ है पर ध्यान डैडी की तरफ ही लगा है। तो आप हमारे घर कब आएंगी? बस इसी इतवार को आएंगी। और तुम भी आओगी शोभा? हाँ बहन जी, मैं भी आऊँगी। मिसेस शर्मा बेटे को पुचकारती है, कहती है, इसमें एक बात है, इसी छोटी उम्र से बहुत समझदार है, कभी गोद में या बिस्तर में पेशाब नहीं करता। पेशाब लगा हो तो कोई इशारा कर देता है, बाकी औरतें हैरत में आ जाती हैं, क्यों न ऐसा लड़का हो, आखिर साहब का लड़का है, चाहे तो पेशाब करने के लिए ऋषि का कमंडल मांग सकता है। बबुआई ने कहती है, बहन जी ऐसा बच्चा बिरला ही होता है जो इस उम्र में गोद में या बिस्तर में पेशाब ना करे। ये है लघु शंका न करने की प्रतिष्ठा। लेखक हमें शीर्षक तक बड़ी पार्टी के बीच के पूरी माहौल से कि कैसे होता है। आपने भीष्म साहनी की एक कहानी पढ़ी होगी, उसमें वो अपने पिता से, माँ से नहीं मिलवाता है, और अंत में जब वो मेजपोश देखता है कि ये मेरी माँ ने निकाला है, और उसका प्रमोशन वो कर देता है प्रसन्न होकर के। तो ये बड़े घरों की एक जो मानसिकता है कि पुरातनपंथी है और बच्चा बहुत बड़े वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, तो ये समझदार ही पैदा हुआ है, जैसी असंभव सी, अव्यवहारिक सी बातों के माध्यम से लेखक ने उनके बिगड़े हुए मनोविज्ञान का, मानसिक विसंगति का चित्रण किया है कि कितना मानसिक स्तर उनका हीन है, क्षीण है, और बल्कि विकृत है। विकृत मानसिकता का वर्णन है। समारोह समाप्त हो रहा है, स्त्रियां उठने की तैयारी में है कि बच्चा पेशाब कर देता है। बबुआई ने सन्न रह जाती है, कहे भी तो क्या। मिसेस शर्मा का चेहरा फक हो जाता है, उनका पानी उतर गया है, झेंपते हुए कहती है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बबुआई ने एक दूसरे की तरफ देखती है, कहती है, हो जाता है बहन जी, बच्चा ही तो है। मिसेस शर्मा इस समय चपरासिन से भी हीन अनुभव करती है। लड़के ने पेशाब करके उनकी सारी महत्ता खत्म कर दी। उठते उठते बबुआई ने कहती है, हम आपके घर आएंगी बहन जी। मिसेस शर्मा कहती है, नहीं, हम ही आएंगे आपके यहाँ, हम सब एक हैं, इसमें कोई छोटे बड़े का सवाल थोड़ी ही है। बच्चे ने पेशाब करके समाजवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी। मतलब एक स्वाभाविकता, एक निश्चित क्रम और एक व्यवहारिक जीवन की रवानगी ने समाजवाद ला दिया। तो समाजवाद किस तरह आता है, वर्ग विभेद कैसे मिटता है, और आर्थिक असमानता की भेदभावपूर्ण जीवन प्रणाली पर गहरा व्यंग है। तो इस व्यंग निबंध रचना का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, और बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा व्यंग इसमें है।